आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे फिजिक्स के टॉप MVVI MCQs 12th क्लास के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी क्वेश्चन को वन बाई वन करके आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए और आप लोग एग्जाम में सही इसका करेक्ट आंसर चूज कर सको। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर, बस पैसेंस रखकर इसको देखते जाइए, दम दिखाइए, गम ना कीजिए। तो इसी के साथ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश प्रकाश यानी कि है देख लीजिए, इसमें प्रकाश है तो प्रकाश में इसका ट्रिक देखिए। प्रकाश यानी कि प्रस्थ, प्रकाश से प्रस्थ मिलता है, यानी कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो कांच का अपवर्तनांक, इसमें चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका यहाँ पे दो का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बोले तो 1.5, यानी कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री बोला जा रहा है, बर्फ का अपवर्तनांक होता है, यानी बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। तो बर्फ का अपवर्तनांक यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें आप लोग का करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा बी, यानी कि बी बोले तो 1.31। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर की बात करें, फोर्थ नंबर बोले तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन दिया था। यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही MVVI है। ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस साल की भांति भी, हर साल की भांति भी इस साल में शायद पूछने की संभावना है। तो इसको आप याद कर लीजिए, यानी प्रकाश के बर्तन का नियम कौन दिया था। तो प्रकाश के बर्तन का नियम स्नेल ने दिया था, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में भी, और इसमें आपको, और उसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना रहेगा। तो चलिए इसको देख लीजिए। तो इसका यानी प्रकाश के बर्तन का नियम कौन दिया था, तो प्रकाश के बर्तन को नियम का स्नेल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a है, यानी कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a है तथा बीम की ऊंचाई b हो तो आवर्धन होता है। यानी कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई a है तथा बीम की ऊंचाई, यानी कि उसके द्वारा बना गया, यानी बीम की ऊंचाई b है, तो उसका आवर्धन होता है a/b। इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। इस प्रकार देख लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। 6 नंबर, यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वो, क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वो, चार ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से, यहाँ पे तो देख लीजिए। वो बोला जा रहा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, वही जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, दो क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है, यानी ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो, यानी ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो AC वोल्टता को बढ़ा या घटा सकती है। यानी कि हाँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप, यानी आप लोग जानते ही होंगे, आई होप आप लोग जानते ही होंगे कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी कि अपचाई और उपचाई ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर वे युक्ति है जो AC वोल्टता को बढ़ाती या घटाती है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 7 नंबर हो गया। तो 7 नंबर के साथ अब आते हैं 8 नंबर देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, स्पेक्ट्रम में सबसे निचले भाग पर कौन रंग होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि स्पेक्ट्रम में सबसे निचले भाग पर कौन सा रंग रहता है। तो स्पेक्ट्रम में सबसे निचले भाग पे बैंगनी रंग रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है। यानी कि मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो यानी शंट का होता है। बोला जाएगा क्वेश्चन में, आप लोग को एग्जाम दिया रहेगा कि मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है। यानी कि मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए शंट का उपयोग होता है, नहीं संधारित्र का होता है और नहीं वोल्ट मीटर का होता है। और तो किसका होता है, यानी कि शंट का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है, एमीटर का स्केल अंकित रहता है। एमीटर का स्केल अंकित रहता है, यानी एमीटर का स्केल अंकित किस में रहता है, तो एम्पियर में रहता है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कन्फ्यूजिया जाएगा तो आप लोग, कन्फ्यूजियाना नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर चूज करना है, कन्फ्यूजाना है थोड़ी, इसीलिए लेक्चर आए हैं, लेक्चर को लेकर आए हैं। तो इसका आप बारीकी से देखिए ताकि आप लोग का माइंड में अच्छी तरह सेट हो। यानी एमीटर का स्केल अंकित रहता है तो एम्पियर में रहता है, किस में रहता है, तो एम्पियर में रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 बोला जा रहा है, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाता है। बोला जा रहा है कि एक चालक तार है, उसकी लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा।
तो जब उसकी लंबाई को दुगुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना से बढ़ जाता है। तो इसका इसी तरह से इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। सी बोले तो 4 गुना। चलिए अब नेक्स्ट यानी 12 नंबर देख लेते हैं। तो 12 नंबर बोला जाता है लेसर का आविष्कार कब हुआ था। लेसर लेसर ये भी आई है। तो ये भी है तो इसको याद कर लीजिए। यानी लेसर का आविष्कार कब हुआ था तो 1916 यानी 1916 बोले तो 1960 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए यानी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो गया तो अब 13 देख लेते हैं। ढिबाई मात्रक है। हाँ ये भी बहुत क्वेश्चन में बार बार से पूछा जाता है। यानी कि बोला जाएगा क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो बोला जाएगा इस तरह से डिवाई 30 नंबर में पूछा जा रहा है कि डिवाई किसका मात्रक है। तो डिवाई इसका हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और इस तरह से भी पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसका मात्रक है। तो डिवाई का होता है, डिवाई का। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, यानी नन ऑफ दीज। तो यानी कि तरंगदैर्घ्य के मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान भी घटता है। यानी तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान घटेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है। तो यह क्रिया विवर्तन कहलाती है। यानी किसी अवरोधक से प्रकाश की किरण जब मुड़ जाए तो वह क्रिया क्या कहलाती है। विवर्तन। विवर्तन। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। तो 16 नंबर बोला जा रहा है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा यानी कि W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बोले तो W बराबर PE माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब 16 नंबर हो गया। तो 17 नंबर की बात कर लें तो 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकल ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युतीय धारिता का मान। यानी किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर वह चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होता है। तो वह विद्युत धारिता का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें यानी चालकता बैंड अंशतः खाली होते हैं। चालकता बैंड अंशतः खाली होते हैं यानी किससे खाली होते हैं। अर्धचालक से खाली होते हैं या धातुओं में खाली होते हैं या इनमें से कोई नहीं या अचालक में खाली होते हैं। तो चालकता बैंड अंशतः अचालक में खाली होते हैं। किसमें। अचालक में। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। यानी कि नाभिक में कौन से कण उपस्थित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन है जो उसके फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्यूट करते रहते हैं यानी कि घूमते रहता है फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यानी कि नाभिक में नाभिक में यानी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी। यानी कि 19 नंबर हो गया। तो 20 देख लीजिए। 20 क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रकाश तंतु संचार निम्न से किस घटना पर आधारित है। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश तंतु संचार निम्न से किस घटना पर आधारित है। तो प्रकाश तंतु संचार है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे आधारित है। क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है प्रकाश तंतु संचार निम्न से किस घटना पर आधारित है। तो यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो बोला जा रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। और मीटर में रहे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी मीटर पर सेकंड में रहे तो 10⁸ होता है। तो चलिए 29 में 2 क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। 22 में देख लीजिए निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है। यानी निकट इसका ट्रिक है दोस्तों। निकट यानी 3 इसमें लेटर है तो 3 वाले को 4 से 4 से कंपेयर करेंगे। यानी कि निकट है तो उसमें 3 है तो उसमें 4 तो 4 कौन होता है यानी अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस में होता है तो अवतल लेंस में। अब बोला जाएगा दूर तो 2 वाला है तो उससे 3 वाला से कंपेयर करेंगे। यानी दूर दृष्टि दोष का निवारण किससे होगा तो उसमें उत्तल लेंस के द्वारा होगा। चलिए देख लेते हैं सीजीएम का देहली तरंगदैर्घ्य होता है। यानी सीजीएम का देहली तरंगदैर्घ्य कितना होता है तो 656 nm होता है यानी नैनोमीटर होता है। 656 नैनोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 24 देख लीजिए। थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन ज्ञात किया जाता है। तो थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन ज्ञात किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का थॉमसन विधि द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। यानी बोला जाएगा क्वेश्चन में इस तरह से आएगा
कि थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है। तो थॉमसन विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात का ज्ञात किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है एक बंद पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुव स्थित है, यानी कि डाइपोल मोमेंट स्थित है। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, यानी कि सिग्मा अपॉन, नहीं सॉरी वहाँ पे बंद है ना, तो बंद में होता है शून्य, शून्य होता है। और क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 1 माइक्रोफैराड बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोफैराड बराबर 10⁻⁻6 और नैनो, 1 नैनो के कितना होता है? तो 10⁻⁹ होता है, यानी कि 1 माइक्रोफैराड बराबर 10⁻�6 फैराड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 28 है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आविष्कार कौन थे? यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो प्रकाश वैद्युत प्रकाश प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो हॉलबस थे, हॉलबस, हॉलबस। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो प्रकाश वैद्युत प्रकाश के यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग के मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हॉलबस। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है एन प्रकार के चालक में मुख्य धारावाहक होता है। एन से आप लोग याद कीजिएगा, यानी पी से प्रोटॉन यानी उसमें होल रहता है, और एन से न्यूट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर दीजिएगा। तो एन में इलेक्ट्रॉन, इसमें पेंटावैलेंट, उसमें डोपेंट के रूप में मिलाया जाता है। यानी एन प्रकार के चालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब बोल जाएगा पी प्रकार के चालक में, तो उसमें प्रोटॉन कंपेयर कर दीजिएगा, प्रोटॉन से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो गया, 29 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। प्रतिघात का मात्रक होता है। तो प्रतिघात कैसा मात्रक क्या होता है? ओम। यानी प्रतिघात कैसा मात्रक क्या होता है? ओम। इसका करेक्ट आंसर हो गया। तब चलिए देख लीजिए 31 देख लीजिए। एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है। यानी 31 बोला जा रहा है एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या बन सकता है? तो उसमें अवतल दर्पण के द्वारा आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, और वस्तु से बड़ा भी बनता है, यानी आकार से बड़ा बनता है, और उल्टा भी बनता है। तो यानी सही प्रकार की वस्तु बनता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? इनमें यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इसका इनमें से सभी हो जाएगा। 31 हो गया। तो 32 देख लेते हैं। तो इसी के साथ 32 बोला जा रहा है 1 ओम बराबर होता है। तो 1 ओम कितना बराबर होता है? तो 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है। 33 देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो कौन चुम्बकीय तरंग नहीं है बोला जा रहा है? तो यानी प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, एक्स विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अवरक्त किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इसमें कौन नहीं विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इसमें एक ध्वनि है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। 33 हो गया। और 34 देख लीजिए। बीटा किरणें तेजी से चलने वाले क्या है? ये यानी ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, और ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बीटा किरणें तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? यानी कि बीटा किरणें तेजी से चलने वाला क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है। 34 है गया। तो अब 35 की बात करते हैं। तो देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे 35 बोला जा रहा है बीटा बीटा किरणें विक्षेपित होती है। यानी बीटा किरणें किस में विक्षेपित होता है? तो ये चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। यानी कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं विक्षेपित होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, केवल विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। तो नहीं, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। तो आप लोग देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक देखकर, और उसका इनकरेक्ट और इनकरेक्ट बोला जाएगा तो इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ही उसका डिसीजन लीजिएगा, और तब उसको करेक्ट कीजिएगा। यानी अब 36 देख लीजिए। सूर्य की ऊर्जा का कारण है। बोला जाएगा कि सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? तो उसमें दिया होगा 4 का ऑप्शन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गैसों का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी बोले तो नाभिकीय संलयन। 36 हो गया। 37 देख लीजिए। तो 37 बोला जा रहा है कि मिल्कन की तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन ज्ञात किया जाता है। यानी मिल्कन की तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है। तो क्या ज्ञात किया जाता है? तो उसका मिल्कन ऑयल ड्रॉपलेट्स, यानी मिल्कन ऑयल ड्रॉपलेट्स के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो यह आवेश करेक्ट आंसर हो गया।
तो अब कांच के अवतल लेंस 38 की बात करें, यानी कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, यानी कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। तो यह कैसा हो जाता है, यानी कि कम अपसारी हो जाता है, यानी कम अपसारी हो जाता है, कम अपसारी। अब 39 की बात करें तो 39 बोला जा रहा है एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, यानी उत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितना है 1.5 को पानी पानी यानी पानी का अपवर्तनांक कितना है 1.33 में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता यानी कि डिक्रीज कर जाती है, यानी यानी कि ज़्यादा अपवर्तनांक वाले में यानी कम वाले को डुबाएंगे तो उसका डिक्रीज कर जाता है। 39 हो गया। अब 40 देख लीजिए, तो 40 बोले तो यानी 40वां क्वेश्चन। तो 40वां क्वेश्चन देख लीजिए, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है। तो एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है, यानी कि एक बार गया और एक बार आया, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन के फलस्वरूप उसमें रिजल्टेंट आता है 0। तो इसी के साथ यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या यानी कि 40 था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही वीवीआई है मेरे दोस्तों। तो इस लेक्चर को आप लोग बारी बारी से देखिए ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए, और 4-5 बार देखिए और दम दिखाइए, गम ना कीजिए, और सभी क्वेश्चन को याद कर डालिए ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें और बेहतर करके आप अपने देश का नाम रोशन कीजिए। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को आज इतना ही भर रखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेकर आएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।